हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? और आज अपन चालू करने वाले हैं अपना पार्ट 4। और एक तरीके से बोल रहे हैं फाइनल पार्ट है ऑफ इंड एस 8 अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स और एरर्स का। और आज अपन सारे के सारे इसके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते ही अपना ये चैप्टर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और इसमें मैंने जो क्वेश्चंस कवर किए हैं वो सारे के सारे जो तुम्हारे क्वेश्चंस है वो इट इज फ्रॉम आईसीएआई मॉड्यूल। एज सीएमए मॉड्यूल के अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं है इस चैप्टर को लेके। इसके अलावा पास्ट ईयर क्वेश्चंस में भी कुछ ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, ना के बराबर कोई क्वेश्चन है इसमें। और उसके अलावा तुम्हारे क्या बोलते हैं, वर्क बुक के अंदर एमक्यूपीज के अंदर भी इसके कोई क्वेश्चन नहीं है, हार्डली कोई एक आधा कभी क्वेश्चन पूछा होगा। और आज मैं जो क्वेश्चंस करवाऊंगा उसमें वो वाला क्वेश्चंस भी कवर हो ही जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं अपन इस चैप्टर का फाइनल पार्ट और खत्म करते हैं अपना इंडेक्स 8 विदाउट एनी डाउट। और मेरे हिसाब से आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 3 घंटे का अप्रोक्सीमेटली सारे पार्ट से हमने देख लिए होंगे। पार्ट 3 के अंदर लास्ट में शायद मेरे बीच में स्टक हो गई होगी स्क्रीन, या मेरी स्क्रीन मैंने एक बार चेंज नहीं करी होगी, बोर्ड नोट्स में मैं गया नहीं होगा, उसमें मैं कुछ लिख पा रहा था। बट दैट इज समथिंग व्हिच इज नॉट रेलेवेंट। मैं ये बता रहा था कि अपन ने क्या क्या कवर कर लिया है। तो अगर उस टाइम पे वो स्क्रीन स्टक हो गई होगी तो उस वजह से मत सोचना कि वीडियो खराब है या वीडियो में कुछ ग्लिच है। बट तुम देख सकते हो पूरा का पूरा अपने लेक्चर तो एकदम स्मूथली रिकॉर्ड हुआ ही हुआ है, जो तुम्हारे नॉलेज की चीज है। इसके अलावा अपन ने जो प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखे थे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की अपन ने बैलेंस शीट देखी थी, उसके अलावा राजेश एक्सपोर्ट्स वाला एग्जांपल देखा था। तो अपन सारी चीजें कवर कर चुके हैं। अब अपना सिर्फ एक ही चीज बाकी क्वेश्चन करना। अब जब आगे की कोई भी इंडेक्स में पढ़ाऊंगा, इंडेक्स 16 पढ़ाऊंगा, इसके बाद में मैं तुम्हारा जो पीपीई है वो, उसमें ऐसा नहीं होगा कि जैसे मैं पूरा कंसेप्ट तुम्हें पढ़ा दिया फिर उसके बाद में क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अपन उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तुम्हारा कंसेप्ट और उसके अकॉर्डिंग मुझे कोई क्वेश्चन करवाना होगा तो साथ में कंसेप्ट क्वेश्चन चलते रहेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से अपना आगे का फ्लो रहने वाला है, तो वो भी मैंने तुम्हें बता दिया। और आज अपन इस चैप्टर का द एंड कर देंगे और नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव कर जाएंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तो ये तुम्हारी मैंने बुक बनाई है, मतलब बुक मतलब इन द सेंस क्वेश्चन बैंक है, एक एक चैप्टर का मैं बनाते जा रहा हूँ। और इसकी ये जो क्वेश्चन बैंक जो भी दिख रहा है ना, उसका जो गूगल ड्राइव लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। तो तुम वहां से चेक करके उसे डाउनलोड कर लेना और तुम भी अपना क्वेश्चन प्रिंट आउट करवा लेना। प्रिंट आउट करवा के करना, ऐसे पीडीएफ के अंदर तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे सारी चीजें। ये फिर भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है सारे के सारे, मेजरली थ्योरेटिकल इंडिया से, दैट्स व्हाई। तो तुम कर भी लोगे, बट आगे जब प्रैक्टिकल इंडिया से होगे तब उसमें नहीं कर पाओगे। तो इट इज वेरी नेसेसरी कि तुम सारे अपने जो आंसर्स है वो इधर के इधर ही लिख लो। मतलब इसको डाउनलोड करके तुम अपनी बुक मेंटेन करो और सारे के सारे आंसर अपनी बुक में लिखना। कोई भी ऐसे ओरली मत करना, ओरली कर लोगे तो एक ही चीज होगी, कभी भी तुम अच्छे से आंसर प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। लास्ट मेरे को एक डाउट भी आया था मेरे इंस्टाग्राम पे कि सर मैं ना बहुत सारी सिली मिस्टेक कर देता हूँ, मैं अच्छे से नहीं लिख पाता। तो इसका क्या मिस्टेक कर रहा है वो बच्चा? बच्चा ये मिस्टेक कर रहा है कि वो अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट को, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को भी है ना थोड़ा थियोरेटिकल वे में लेके जा रहा है, मतलब रिटन प्रैक्टिस उसकी नहीं कर रहा है। राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई कि अकाउंट्स के अंदर चलो ये तो फिर भी थियोरेटिकल इंडेक्स है, बट इसके बाद में सारे के सारे प्रैक्टिकल इंडेक्स हो गए। तो उसमें भी तुम अगर ऐसे ऊपर ऊपर से देख लोगे आंसर्स क्या कैसे निकलते हैं, ओरली कर लोगे, तो इट इज नॉट राइट वे टू अप्रोच सीएफआर सब्जेक्ट। ठीक है। और पक्का फिर तुम्हारे मार्क्स कम ही आएंगे, या तो तुम शायद तुम्हारा अटेम्प्ट भी लग सकता है। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, पहले से ही तुम्हें आगाह कर रहा हूँ कि राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन माई सब्जेक्ट। ठीक है। सबसे पहले इलस्ट्रेशन 1। इलस्ट्रेशन 1 क्या बोल रहा है, क्या वॉलंटरी चेंज कर सकती है कंपनी अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी? कैन एन एंटिटी वॉलंटरी चेंज वन और मोर ऑफ इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी? ठीक है। तो अपन ने क्या पढ़ा था, अपन ने जब पढ़ा था अपना इंडेस 8 जब अपन ने पढ़ा था, आंसर 1, इसको सॉरी, आंसर 1, अपन जब अपना इंडेक्स 8 पढ़ा था तो इंडेक्स 8 क्या बोलता था कि आप जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करोगे उसे आपको कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है। बट क्या आप चेंज कर सकते हो? हाँ, चेंज कर सकते हो। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी दो ही रीजन की वजह से होगी। इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय इंडेक्स, अगर इंडेक्स में बोल रहा है चेंज करने को, देन यू कैन चेंज योर अकाउंटिंग पॉलिसी। और अगर तुम्हें लगता है कि वॉलेंटरी चेंज तुम कब कर सकते हो, ड्यू टू द चेंज यू आर फीलिंग दैट कि तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मोर रिलायबल और मोर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे ऑफ योर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन की, तो तब आप चेंज कर सकते हो अकाउंटिंग पॉलिसी, वरना आप चेंज नहीं कर सकते हो। पर सर हमने चेंज किया तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर इंडेक्स की वजह से चेंज किया तो इंडेक्स ही तुम्हें बताएगा किस तरीके से उसके चेंजेस को अप्लाई करना है।
बट अगर तुमने चेंज किया है ड्यू टू द चेंज रिक्वायर, ड्यू टू वॉलेंटरी चेंज, तो उसका चेंजेस तुम्हें कैसे अप्लाई करना है, रेट्रोस्पेक्टिवली। तो बेसिकली यही तुमसे पूछ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन की तुम्हें क्या करना पड़ेगा, क्या तुम कर सकते हो कि भी नहीं कर सकते हो। एज पर रेलेवेंट, सॉरी, एज पर रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ इंडेस 8, an entity can change its accounting policy in following two conditions. One, as required, sorry, as the if required by by the index, or if due to change more reliable and relevant information of financial statement about its financial performance and financial position can be provided. Any change in accounting policy must be applied retrospectively until or unless the transitional provisions is being provided by Ind AS। तो ये इधर अपना पूरा ये आंसर खत्म हो जाता है कि अपन ने क्या पढ़ा था, एज पर रेलेवेंट प्रोविजन इंड एस 8 की आप क्या कर सकते हो, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कर सकते हो इन फॉलोइंग टू कंडीशंस में। सबसे पहला अगर इंडेक्स खुद बोल रहा है तब, दूसरा अगर चेंज की वजह से आप मोर रिलायबल और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दोगे किसके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अबाउट इट फाइनेंशियल पोजीशन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। जब भी आप चेंज करोगे, एनी चेंज जो भी चेंज करोगे अकाउंटिंग पॉलिसी का, उसको कैसे अप्लाई करना है, आपको रेट्रोस्पेक्टिवली करना है until or unless the transitional provision is being provided by इंडेक्स। अगर इंडेक्स ट्रांजिशनल प्रोविजन देता है, इंडेक्स की चेंज इंडेक्स खुद बोलता है चेंज करने को और साथ में ट्रांजिशनल प्रोविजन भी दे देता है, तो आप ट्रांजिशनल प्रोविजन ही अप्लाई करोगे। सर क्या ये जो बुक में आपने ये जो आंसर में प्रोवाइड किया एज अ डिट्टो एज इट इज वैसे लिखना है? बिल्कुल भी नहीं। देखो यहाँ पे भी वही बात लिखी है, वॉलंटरी चेंज कब कर सकते हो आप, अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कैन ओनली बी फिट द चेंजेस परमिटेड बाय इंडेस 8 अगर परमिट करते तो इंडेस 8 ने ये परमिट किया कि अगर रिक्वायर्ड बाय अदर इंडेस कि आप मोर रिलायबल और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी फाइनेंशियल पोजीशन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। उसके बाद में ये चीज तुम्हें नहीं लिखनी है, ठीक है, पूरा पूरा कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो, तुम्हें अपनी बात बतानी है। उसके अलावा अगर तुम्हें कुछ और लिखना है, अगर तुम्हारा ये आंसर बड़े क्वेश्चन बड़े बड़े मार्क्स में आता है, तुम इसके अलावा और क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं सर हम इधर, कि अगर जब भी चेंज करोगे तो क्या डिस्क्लोजर दोगे। डिस्क्लोजर में तुम्हें क्या बताना था, नेचर ऑफ चेंज,
रीजन ऑफ चेंज, अमाउंट एडजस्टेड और इम्प्रैक्टिकेबिलिटी। तो ये सब चीजें तुम्हें बतानी है, तो ये सारे तुम्हारे डिस्क्लोजर्स हो जाएंगे। अगर तुम्हें ज्यादा मार्क्स में आए और तुम्हें बताना पड़ा तो तुम बता सकते हो। तो इस तरीके से तुम्हारा पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। इट इज अ वेरी बेसिक और इजी क्वेश्चन था तुम्हारा, तो ये हो गया। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा होगा ना कि मुझे लगता है कि भाई ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें इसको 2 बार करना चाहिए और इसकी लास्ट डे रिवीजन के लिए बहुत सारा, तो मैं उस पर LDR मार्क कर दूंगा, लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चन, ठीक है। अभी करते हैं, ये तुम्हारा LDR क्वेश्चन होगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एंटिटी ABC है, उसने अक्वायर्ड की थी एक बिल्डिंग जिसको वो एडमिन पर्पस के लिए इस्तेमाल करती थी, और उसे दिखा देती है एज अ पीपी, ठीक है। डे टू डे बिजनेस के अंदर अगर आपकी कोई एसेट इस्तेमाल हो रही है, वो पीपी की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है वो अपन पीपी के स्टैंडर्ड में पढ़ लेंगे। During the financial statements 20 to 23, it relocates the office to a new building and leases the said building to a third party। तो 20 to 23 फाइनेंशियल ईयर में उसने अपनी क्या कर दी, न्यू जगह पे चले गया और उसने अपनी न्यू बिल्डिंग खरीद ली और पुरानी बिल्डिंग को क्या कर दिया, किसी थर्ड पर्सन को लीज्ड आउट कर दिया। सर ये तो सुना सुना सा एग्जांपल लग रहा है, बिल्कुल अपन ने होटल सर्विसेज वाला एग्जांपल दिया था, याद है? वही वाला टाइप का ये क्वेश्चन है। फॉलोइंग द चेंज इन द यूजेस ऑफ द बिल्डिंग, एंटिटी एबीसी ने रिक्लासिफाई कर दिया अपने पीपी से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को, पीपी को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में रिक्लासिफाई कर दिया इन 2023। शुड द इन्वेस्टमेंट एंटिटी एबीसी अकाउंट फॉर द चेंज इन द, उसे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी ट्रीट करेगा? तो सर अपन ने पढ़ा था आंसर 2। आंसर 2 में अपन ने क्या पढ़ा था कि सर दो एक्सेप्शंस है जहां पे अपन चेंज इन अकाउंट, चेंज को भी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी को मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज नहीं समझेंगे दो सिचुएशन के अंदर। एज पर इंडेस 8, एज पर इंडेस 8 फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। दो दो सिचुएशन है जहां पे इसे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिडर नहीं किया जाएगा। सबसे पहला, ठीक है, occurrence of new transaction that previously not existed and due to which new accounting policy is being adopted। याद है इसमें मैंने तुम्हें एक एग्जांपल भी दिया था तुम्हारा फर्नीचर एंड फिटिंग्स वाला, फर्नीचर फिटिंग्स, हाँ सर याद आ रहा है। पहले हम फर्नीचर फिटिंग की सप्लाई करते थे, नाउ आई एम ओनली सप्लाइंग फर्नीचर, तो फर्नीचर सप्लाई का वजह से मैं फर्नीचर जैसे ही सप्लाई करता हूँ तभी अपना रेवेन्यू रिकग्नाइज कर देता हूँ। पहले मैं फिटिंग करने पे करता था, अब से फर्नीचर सप्लाई करना इज अ न्यू ट्रांजेक्शन जो प्रीवियसली एग्जिस्ट नहीं होता था, इसलिए मैंने अकाउंटिंग पॉलिसी न्यू अडॉप्ट करी। क्या सर इसे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बोला जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये नया टाइप का ट्रांजेक्शन हुआ है अपने बिजनेस के अंदर, तो उसे फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी बोला जाता है, ठीक है। तो ये एक अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज नहीं माना जाता। दूसरा क्या पढ़ा था, चेंज इन सब्सटेंस ऑफ अ ट्रांजेक्शन दैट previously not existed due to which
accounting policy due to which new accounting policy is being adopted. सर अगर आपका जो ट्रांजेक्शन था उसी का सब्सटेंस चेंज हो गया, इसमें अपन ने होटल सर्विसेज वाला एग्जांपल लिया था सर। होटल सर्विसेज में पहले मैं अपनी बिल्डिंग को रूम सर्विसेज के लिए इस्तेमाल करता था, इसलिए उसे बीपी की तरह यूज करता था, तो क्योंकि वो मेरे बिजनेस और के प्रोडक्शन और सर्विसेज में यूज होती थी। नाउ मैंने न्यू जगह पे गया, नई बिल्डिंग खरीदी और पुरानी बिल्डिंग को किसी और को लेट आउट कर दिया और उससे मैं अब रेंटल इनकम जनरेट कर रहा हूँ। तो उसका नेचर नेचर सब्सटेंस ही क्या हो गया, उस बिल्डिंग्स के चेंज हो गए। इसकी वजह से अब मैं उसे पीपी में क्लासिफाई नहीं करता, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्लासिफाई करता हूँ। Whether it will be considered as a change in accounting policy? No, as due to change in the substance, आपका जो डेफिनेशन का क्राइटेरिया है वही चेंज हो गया। पहले पहले वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पीपी में थी, बट नाउ अब माय पर्पस इज टू अर्न रेंटल इनकम, तो मेरे डेफिनेशन चेंज हो जाने की वजह से मैंने उसका जो क्लासिफिकेशन है वो भी क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो इट इज नॉट रिगार्डेड एज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, तो इसका आंसर ये तुम्हारा प्रोविजन हो गया। अब तुम्हारे करंट सिनेरियो में क्या हुआ है, करंट सिनेरियो क्या है? करंट सिनेरियो में एंटिटी एबीसी reclassified its building from PPE to investment property due to change in substance of building that previously not existed. Therefore, in current situation, particular change not considered as change in accounting policy. Full stop. ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर 2 हो गया। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, ये अपन ने पढ़ा भी है पहले। तो देखो मैंने तुम्हारे एग्जांपल्स भी जब जो लिए थे, मुझे पता था कि किस तरीके से तुम्हें वो आगे क्वेश्चन जब अपन करेंगे तब मदद करेंगे। देखो सबसे पहले तुम्हारा ये इंड एस 8 के अकॉर्डिंग बताया हुआ है कि इंड एस 8 प्रोवाइड्स दैट एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर ट्रांजैक्शन अदर इवेंट्स और दैट डिफर्स इन सब्सटेंस फ्रॉम दोस प्रीवियसली ऑकरिंग। मतलब पहले कुछ और हो रहा था, अब कुछ और हो रहा है, तो सब्सटेंस क्या हो गया, चेंज हो गया है। तो उसे आर नॉट चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, इसमें फिर अब मैंने बताया पहले पीपी क्या होती है। ठीक है, फिर उसके बाद में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। क्या सर हमें ये लिखना है? बिल्कुल भी नहीं, अभी तो बिल्कुल नहीं लिखना, क्योंकि तुमने पीपी और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन ही नहीं पढ़ी। मैंने तुम्हें बेसिकली बता दिया कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और पीपी में होता क्या है। A change in the classification of building from BPE to investment property due to a change in the purpose for which it is held by the entity is not a change in the accounting policy. Just because of definition की change की वजह से उसका PP से investment property में reclassification हो गया, क्योंकि substance बदल गया, then it is not considered as a change in accounting policy. ये वाले क्वेश्चन को तुम बात कर लो आफ्टर, इसमें लिख दो आफ्टर इंडेक्स 21। ये क्वेश्चन अपन जब करेंगे वो आफ्टर इंडेक्स 21 करेंगे। इंडेक्स 21 के अंदर में तुम्हें फंक्शनल करेंसी क्या होती है, तुम्हारी नोट्स की जब मैं नोट्स तुम्हारे दिए थे तो उसमें भी एग्जांपल था फंक्शनल करेंसी को लेके। बट मैं चाहता नहीं हूँ ये तुम्हारे लिए थोड़ा ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, और मैं चाहता हूँ ये इंडेक्स 21 के साथ ही कवर्ड हो, तो अपन ये इंडेक्स 21 के साथ ही इसको कवर कर लेंगे। तो अपन के अभी टोटल 2 क्वेश्चन हो गए, तीसरा क्वेश्चन अपन इंडेक्स 21 के साथ करेंगे। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ क्वेश्चन।
एन एंटिटी डेवलप वन ऑफ इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी बाय कंसिडरिंग अ प्रोनाउंसमेंट। अच्छा, अपन को याद करो प्रोनाउंसमेंट कहाँ पे पढ़ा था सर? सर हमने पढ़ा था सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी के टाइम पे। सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी के टाइम पे अपन ने ये पढ़ा था सर कि जब हम अगर हम अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करेंगे तो कहाँ से करेंगे? अगर पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन है उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिक इंड एस है तो हम स्पेसिफिक इंड एस में से ले लेंगे। बट अगर स्पेसिफिक इंड एस ही नहीं है सुरा, तो हम क्या करेंगे उसका? हम करेंगे मैनेजमेंट का जजमेंट लेंगे। मैनेजमेंट का जजमेंट ऐसा होना चाहिए जो रिलायबल और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। और मैनेजमेंट जब जजमेंट लेगी तो क्या-क्या चीजें कंसीडर करेगी? अदर इंड एस देखेगी, वो नहीं है तो जनरल गाइडलाइंस देखेगी, वो भी नहीं है जनरल गाइडलाइंस मतलब बेसिकली फ्रेमवर्क ऑफ द इंड एस। अगर वो नहीं है तो आईएसबी के प्रोनाउंसमेंट देखेगी, और अगर आईएसबी के प्रोनाउंसमेंट भी नहीं है तो अदर स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज पे जाएगी, और भी कोई एग्जिस्ट करती है तो। और अगर वो भी नहीं है तो बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस फॉलो करेगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या सर मैनेजमेंट जजमेंट के बेसिस पे अपन कर सकते हैं ये चीज? बिल्कुल कर सकते हैं। अडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी बिल्कुल कर सकते हैं। सर अगर सपोज करो, चलो क्वेश्चन करते हैं उसमें तुम्हें समझ में आ ही जाएगा और आगे। An entity develop one of its accounting policy by considering a pronouncement of an overseas national standard setting board in accordance with the Ind AS Act। हाँ सही सही किया एंटिटी ने क्या किया? अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी एक बनाई, बट उसके पास कोई स्पेसिफिक इंड एस नहीं था, तो उसने क्या किया? किसी अदर स्टैंडर्ड स्टैटिक बॉडी का यूज करके उसने इंड एस 8 के अकॉर्डिंग क्या किया? अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी डिजाइन की। हाँ बिल्कुल वो कर सकती है। Would it be permissible for the entity to change the said policy to reflect a subsequent amendment in that pronouncement? अब बोल रहे हैं, देखो बहुत इजी है क्वेश्चन भी तुम्हारे लिए। सर सभी इजी इजी बोल रहे हो आप। अरे इजी है, सच्ची में इजी है ये वाली चीज। आंसर 4। क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले तो बताओ, इट इज परमिसिबल फॉर एन एंटिटी टू यूज द अदर स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज प्रोनाउंसमेंट टू फ्रेम इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी? यस, एज पर इंडेस 8, if no specific index is available for any particular transaction, then entity can adopt accounting policy on the basis of management judgment and such policy must provide reliable and relevant information of financial statement while using management judgment following must be considered chronologically। क्या क्रोनोलॉजी थी? याद करो। सबसे पहले था अदर इंडेस इफ एनी। सेकंड क्या था? जनरल गाइडलाइंस स्लैश फ्रेमवर्क ऑफ इंडेस। थर्ड अगर वो भी नहीं है तो
pronouncement of IASB, International Accounting Standard Board. Fourth, pronouncement of other standard setting body. और फिफ्थ, फिफ्थ क्या हो सकता है सर? बेस्ट इंडस्ट्री स्लैश मार्केट प्रैक्टिसेस. तो प्रेजेंट सिनेरियो में सर इन प्रेजेंट सिनेरियो entity adopted its accounting policy on the basis of relevant provisions of Ind AS 8. आगे पूछ रहा है कि जब ये प्रोनाउंसमेंट, ये तो तुम्हें समझ में आ गया ना, ये तो मैंने अभी बताया भी था तुम्हें ओरली भी, तो ये तो अपन ने लिख भी लिया. आगे ये पूछ रहा है कि क्या एंटिटी कैन चेंज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी ड्यू टू चेंज इन द प्रोनाउंसमेंट. यस, एंटिटी कैन चेंज. क्यों चेंज कर सकती है सर? बिल्कुल कर सकती है. अगर प्रोनाउंसमेंट चेंज हुआ तो उसको बेसिस पे अपन ने पढ़ा चेंज दो कंडीशन. अगर इंडेक्स बोलता है तो इंडेक्स तो है ही नहीं सर, इधर एग्जिस्ट नहीं करता. दूसरा वॉलंटरली चेंज कर सकती है. वॉलंटरी चेंज कब कर सकती है? जब दैट चेंज प्रोवाइड्स मोर रिलायबल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो एंटिटी चेंज तो बिल्कुल कर सकती है. यस, एंटिटी कैन चेंज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी yes entity can change its accounting policy if such change leads to provide more reliable and relevant information of financial statement. तो इस तरीके से तुम्हारा पूरा ये आंसर खत्म होता है. तो देख लेते हैं अपन सर आंसर क्या है. In the absence of Ind AS specifically applies to other than events, management may apply an accounting policy from the most recent pronouncement of IASB. अगर IASB इधर तो डायरेक्ट IASB पे जंप करके ऊपर की तीन बातें नहीं बोली, बट तुमने एडिशनली वो तीन बातें बता दी, दैट इज मोर गुड. ठीक है. therefore those other than, अगर वो भी नहीं है, and in the absence of their, मतलब अगर IASB भी नहीं है तो वो अदर स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी से ले सकती है. अगर अदर स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी के प्रोनाउंसमेंट में चेंज होता है तो अकाउंटिंग पॉलिसी में भी चेंज इज अकाउंटेड डिस्क्लोज करना पड़ेगा. वॉलंटरी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है, कर सकती है बिल्कुल. एज चेंज इज अ वॉलंटरी चेंज, तो वो इट कैन बी मेड ओनली इफ द रिजल्ट इज दस रिलायबल एंड मोर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन अगर प्रोवाइड करता है तो बेसिकली चेंज कर सकती है, बट इट प्रोवाइड्स मोर रिलायबल एंड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन. क्या सर ये भी एलडीआर क्वेश्चन है? नहीं, बिल्कुल नहीं. तो रख लो यार, इसको एक बार कर लेता तुम. एलडीआर इलस्ट्रेशन 5. इलस्ट्रेशन 5 क्या बोलता है? वेदर एन एंटिटी कैन चेंज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ पीपी फ्रॉम रिवैल्यूएशन मॉडल टू अ कॉस्ट मॉडल. मतलब सीधी सी बात बोल रही है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या एंटिटी अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकती है? पहले वो कॉस्ट मॉडल पे थी, नहीं मतलब पहले वो रिवैल्यूएशन मॉडल पे थी, अब वो कॉस्ट मॉडल पे जाना चाहती है, तो क्या एंटिटी चेंज कर सकती है? बिल्कुल चेंज कर सकती है. क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होगा? हाँ बिल्कुल ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होगा.
कब कर सकती है? अगर इट इज रिक्वायर्ड बाय इंड एस है, और अगर ये रिक्वायर्ड बाय इंड एस नहीं है, तो इफ इट इज गिव्स मोर रिलायबल एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो वो क्या कर सकती है? अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकती है। तो इट इज अ रिपीटेशन ओनली, एक रिपीटेटिव क्वेश्चन ही है तुम्हारे लिए। आंसर 5। यस। एंटिटी, यस करके नहीं लिखते, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। और एज पर इंडेक्स 8, एन एंटिटी कैन change its accounting policy under two following situations. One, if it is required by Ind AS, पूरा सेम टू सेम फर्स्ट वाले क्वेश्चन जैसा ही, if it is required by Ind AS, or second, if due to change, voluntary, more reliable and relevant information of financial statement about its financial performance and financial position can be provided। ठीक है। In present scenario, entity on subsequent measure, ये subsequent measurement क्या होता है सर? ये तुम इंडेक्स 16 में पढ़ोगे, subsequent measurement क्या होता है। बस थोड़ा सा चंद पल है, ये क्वेश्चन चैप्टर्स खत्म, ये चैप्टर खत्म होते हैं, नेक्स्ट इंडेक्स 16 पे ही जाने वाले हैं। इन प्रेजेंट सिनेरियो, एंटिटी ऑन सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कैन चेंज its policy from revaluation model to cost model only if such change provides more reliable and relevant information of financial statement। चलो इसका आंसर भी देख लेते बुक से। सबसे पहले इंडेक्स 16 के अकॉर्डिंग क्या बताया हुआ वो तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है। A change from revaluation model to cost model of PP can be made only if it meets the condition specified in the changes, क्योंकि ये तो रिक्वायर्ड बाय इंडेक्स तो है ही नहीं, इंडेक्स तो चेंज हो ही नहीं रहा है, तो ये तो वॉलेंटरी चेंज ही हुआ। The change results in the financial statement providing more reliable and relevant information to the users of the financial statement। ये एग्जांपल दिया है वो तुम्हें लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये वाला तुम्हें पूरा भी लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये चेंज जो भी अप्लाई होगा कैसे अप्लाई होगा, एप्लीकेशन ऑफ चेंज कैसा होगा, ये भी लिख सकते हो तुम। वो तो पता ही है, रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगा बिकॉज इट इज अ वॉलंटरी चेंज, है तो अपन स्टडी कर ही चुके हैं। एप्लीकेशन ऑफ सच चेंज
must be applied retrospectively। ठीक है, ये भी तुम लिख सकते हो बिल्कुल। तो इसी के साथ तुम्हारा आंसर नंबर 5 भी क्या हो जाता है, खत्म। देखो बहुत इजी इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए, ये सब कुछ करना, सब समझना तुम्हारे लिए बहुत इजी चल रहा होगा, होप सो। अगर तुमने पहला फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर को बहुत अच्छे से किया और एक बार उसे खुद से भी पढ़ा है, तो तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन अभी जो मैं करवा रहा हूँ वो सॉल्व करना बहुत ज्यादा इजी हो गया होगा। देखो रिकॉर्डिंग देख लो तो सही से चल रहा है। अब 35 मिनट्स हुए अपने अप्रोक्सीमेटली, एंड वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसके बाद में तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 है, और फिर अपन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की तरफ चले जाएंगे। उधर 5 क्वेश्चन है टोटल, तो 13 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे अप्रोक्सीमेटली। 13 क्वेश्चन अपन को करना है। वेदर एन एंटिटी, ये सर ऊपर वाला एलडीआर क्वेश्चन था, बिल्कुल भी नहीं। Whether an entity is required to disclose the impact of any new index which is issued but not yet effective in its financial statement as per Ind AS 8। देखो इस क्वेश्चन को तो सबसे पहले आप एलडीआर मार्क कर दो, और ये एक ऐसा पार्ट है, ठीक है, जो मैंने तुम्हारे इंडेक्स 8 जब मैं तुम्हें पूरा पढ़ाया उसके अंदर मैंने ये चीज नहीं बताई है तुम्हें, और मैं अभी उसे पूरा इधर समझाना चाहता हूँ। इट्स बेसिकली नॉट अ क्वेश्चन, इट्स अ कंसेप्ट। ठीक है, तो वो इंडेक्स 8 का तुम्हारा एक बुक के अंदर तो इतना भी नहीं लिखा हुआ है। मैं तुम्हें ये सब क्यों, कभी कभी कुछ कुछ चीजें मैंने तुम्हें स्टार्ट बोली थी, कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो तुम्हें एकदम नए से लगेंगे, शायद तुमने इसका कंसेप्ट नहीं देखा होगा, वो शायद मैंने जानबूझ के छुड़वाया होगा ड्यूरिंग योर कंसेप्ट प्रिपरेशन, की मैं इसे क्वेश्चन के साथ ही करवा दूं तुम्हें। ठीक है, तो इंडेक्स इंडेक्स क्या बोलता है कि अगर कोई, जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने पढ़ा था ना कि अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हैं इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय अदर इंडेक्स। सपोज करो मार्केट में एक नया इंडेक्स आ रहा है, इंडेक्स विच इज रिलेटेड टू द क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर अभी कोई इंडेक्स नहीं है, तो सपोज करो एक क्रिप्टो करेंसी के ऊपर एक न्यू इंडेक्स आ रहा है, और तुम्हें लगता है उस इंडेक्स की वजह से तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेंज आ सकता है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है, तो क्या तुम्हें उसे डिस्क्लोज करना है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर? तो इंडेक्स क्या बोलता है, देखो, when an entity has not applied a new index, अगर तुमने वो न्यू इंडेक्स नहीं, क्योंकि वो अभी तक इफेक्टिव नहीं हुआ इस वजह से, तो एंटिटी क्या करेगी, उसके फैक्ट्स बताएगी और रीजनेबली एस्टिमेट इंफॉर्मेशन बताएगी टू द असेसिंग पॉसिबल इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर उस नए इंडेक्स आने की वजह से। क्रिप्टो करेंसी के इंडेक्स के आने की वजह से मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है वो बताऊंगा, फैक्ट बताऊंगा, और उस तरीके से मैं डिस्क्लोजर दूंगा। ठीक है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग। अगर मैंने इसे अडॉप्ट कर लिया होगा तो मुझे नहीं बताना पड़ेगा, बट इट इज नॉट इफेक्टिव, तो मैंने शायद इसे अडॉप्ट नहीं किया हो। Accordingly, it may be noted that an entity is required to disclose the impact of index which has been issued but not yet effective। मतलब इशू हो चुका है, मतलब ये आएगा आएगा, ये कंफर्म हो चुका है, तो क्या एंटिटी ले सकती थी? हाँ बिल्कुल ले सकती थी, डिस्क्लोजर दे देती कि भाई जो इशू हुआ है, इफेक्टिव नहीं हुआ, उसे भी हमने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। बट सपोज करो एंटिटी ने अडॉप्ट नहीं किया है, तो एंटिटी क्या डिस्क्लोज करेगी, क्या फैक्ट, उस फैक्ट किस, क्या चेंजेस आ सकते हैं और क्या क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉसिबल इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, उसको पूरा का पूरा डिस्क्लोज करना पड़ेगा एंटिटी को इन इन देयर नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, ये आंसर मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, ये आंसर तुम्हें यही से लर्न भी करना पड़ेगा। लर्न इन द सेंस समझ गए होगे तुम, लर्न नहीं करना तुम्हें कुछ, लर्न नहीं करना, मतलब रट के नहीं बैठना कि क्या होगा। तो सर अगर कोई नया इंडेक्स है, ये एलडीआर है तुम्हारे लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारे एग्जाम के अंदर, कि भाई एक इंडेक्स है ऑन क्रिप्टो करेंसी, वो आने वाला है बट वो अभी तक इफेक्टिव नहीं हुआ, तो मुझे बताओ उसका कैसे डिस्क्लोजर दोगे? और अगर तुमने उसे अडॉप्ट भी नहीं किया अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, तो तुम कैसे डिस्क्लोजर दोगे? तो भाई हम बताएंगे उसका फैक्ट क्या है, किस तरीके से वो हमारे ऊपर अप्लाई हो रहा है। उसके बाद में हम देंगे, बताएंगे क्या किस तरीके से उसके जो एप्लीकेशन की वजह से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या पॉसिबल इम्पैक्ट आ सकते हैं। तो इम्पैक्ट मुझे डिस्क्लोज करना पड़ेगा मेनली।
तो तुम्हारा आंसर नंबर 6 तुम्हें वही से करना है, ठीक है। अब चलते हैं आंसर नंबर 7 पे। whether a change in accounting policy whether a change sorry accounting policy नहीं, whether a change whether a change in inventory cost formula is a change in accounting policy or a change in accounting estimate। इन्वेंट्री के कॉस्ट फॉर्मूला में तुमने क्या किया, चेंज कर दिया, ठीक है। इन्वेंट्री का जो कॉस्ट फॉर्मूला था वो तुमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो वो क्या होगा, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होगा या चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट होगा। मुझे बताओ, इन्वेंट्री एज पर इंडेक्स टू इन्वेंट्री किस तरीके से कॉस्ट उसका किस तरीके से मेजर्ड होता है, वो इंडेक्स टू तुम्हें बताता है। जैसे पीपी के अंदर भी बताता है, पीपी के अंदर भी तुम्हें क्या बताता है, फॉर एग्जांपल कि तुम्हारा जब तुम कंस्ट्रक्ट करोगे अपना वही पीपी, उसकी कॉस्ट में तुम क्या क्या कंसिडर करोगे। वैसे इंडेक्स इंडेक्स टू भी बताता है तुम्हें कि जब तुम इन्वेंट्री की कॉस्ट पकड़ोगे तो तुम्हें क्या क्या चीजें कंसिडर करनी है। बट अगर उस फॉर्मूला को तुमने अगर चेंज कर दिया है, जो चीज तुम्हें इंडेक्स बता रहा है उसको भी अगर तुमने चेंज कर दिया है, तो बताओ मुझे वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होता है या चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। सर वो तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होगा, जो भी चीज इंडेक्स ने बताई है अगर आप उसको भी चेंज कर रहे हो देन इट इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। सर अगर यहीं पे अगर बोला रहता कि आपने पीपीई की यूजफुल लाइफ को चेंज किया है या पीपीई की डेप्रिसिएशन मेथड को चेंज किया है या पीपीई के स्क्रैप वैल्यू को चेंज किया है या आपने वारंटी के प्रोविजंस को चेंज किया है या आपने बैड डेट के प्रोविजन को चेंज किया है, तो वो क्या चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होगी? नहीं, वारंटी का बैड डेट का प्रोविजन ये सब बनाने को अपन को बोलता है अपना इंडेक्स, बट कितना बनाना है वो तो नहीं बोलता। यूजफुल लाइफ कितनी होनी चाहिए सी एसेट की वो तो कोई इंडेक्स नहीं बताता। तो वो चेंज को हम एस्टिमेट का चेंज बोलते हैं, ना कि अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज। तो उस टाइम पे हम बोलते हैं कि ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है, ना कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। बट इन करंट सिनेरियो क्या बोल रहे हैं कि हमने इन्वेंट्री के कॉस्ट के फॉर्मूला को चेंज किया। इन्वेंट्री का कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, हमें इंडेक्स टू बताता है कि किस तरीके से आपको अपनी इन्वेंट्री की कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। उसके फॉर्मूला को अगर आपने चेंज कर दिया है देन इट इज कंसिडर्ड एज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, नॉट एज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। तो लिख लेते हैं इसको, आंसर 7। एज पर इंडेक्स टू कॉस्ट फॉर्मूला ऑफ मेजरिंग, ये छोड़ो ये मत लिखो तुमने अभी तक इंडेक्स टू भी नहीं पढ़ा। इंडेक्स टू वैसे तुम पढ़ चुके हो, तुम्हारे फाइनल के सिलेबस में इंडेक्स टू नहीं है। इंडेक्स टू यू हैव स्टडीड इन योर इंटरमीडिएट ओनली, ठीक है। तो एज पर रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ, इधर से लिखते हैं एज पर रेलेवेंट प्रोविजन of Indes 8, if there is if there is change in inventory cost formula which is provided by Indes 2, then such change then अरे यार क्या हो रहा है, then such change must be considered as change in accounting policy, also the application such change must be applied retrospectively। क्योंकि तुमने इंडेक्स ने नहीं बोला चेंज करने को, तुमने ये तो वॉलेंटरी अपना कॉस्ट फार्मूला चेंज कर लिया तो इसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा तुम्हें, वो तो मेन है ही।
डिस्क्लोजर तो चलेंगे ही चलेंगे हर वक्त, और उसके अलावा ये जो भी चेंज करोगे तुम्हें इसे रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना पड़ेगा, एज इट इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एंड नॉट इन एस्टिमेट। एज पर इंड एस 8, एज पर As per Ind AS 8, accounting policies are the specific basis, rules, practices, convention by entity in preparing the presenting the financial statement. Ind AS 2 inventory बताते कॉस्ट फॉर्मूला किस तरीके से डिस्क्लोज करना है, स्पेसिफिकली रिक्वायर्स डिस्क्लोजर ऑफ कॉस्ट फॉर्मूला किस तरीके से, अकॉर्डिंगली अ चेंज इन द कॉस्ट फॉर्मूला इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, अब तुम्हारे चलते हैं हम आंसर नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 सर, ऊपर तक के साथ क्वेश्चन कर चुके हैं एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 3, और ये तुम्हारा इलस्ट्रेशन का आखिरी क्वेश्चन है, फिर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। A entity has presented certain material liability as non-current in its financial statements for the period up to 31st March 2021। क्या हुआ, एक एंटिटी है जिसने अपनी सर्टेन मटेरियल लाइबिलिटीज, मतलब ऐसी लाइबिलिटीज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इम्पैक्ट करती है ह्यूज, उसे नॉन करंट बता के रखा है। While preparing annual financial statements for the 31st March, management discovered that this liability should have been classified as current। वो नॉन करंट नहीं होनी चाहिए थी, वो करंट होनी चाहिए थी। अब देखो करंट की से नॉन करंट के बीच में अगर लाने की वजह से वर्किंग कैपिटल के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ा होगा। पहले तो तुम इसे नॉन करंट ट्रीट कर रहे थे, तुम्हारा वर्किंग कैपिटल ज्यादा हो गया होगा बेसिकली। एज वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। बट ड्यू टू चेंज इन द बट ड्यू बट ड्यू टू रिक्लासिफिकेशन ऑफ इट्स लाइबिलिटी, मैनेजमेंट को पता चला कि भाई ये तो करंट होनी चाहिए थी, नॉन करंट नहीं होनी चाहिए थी। तो अब क्या करेंगे, मैनेजमेंट क्या कर रही है, मैनेजमेंट इंटेंड्स टू रीस्टेट द कंपैरेटिव अमाउंट्स फॉर द प्रायर period presented 31st March. Would this reclassification liability from non-current to current in the comparative to be considered as a correction of an error due under Ind AS 8? Would the entity needs to prepare a third balance sheet? थर्ड बैलेंस शीट मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी कि नहीं बनानी पड़ेगी? तो ये आंसर नंबर 8 हो गया तुम्हारा, आंसर नंबर 8। आंसर नंबर 8 क्या बोल रहा है कि अगर तुमने चेंज किया, क्या चेंज किया सर, हमने हमारी करंट नॉन करंट चीज दिखा रहे थे उसे करंट में लाए, कंपैरेटिव फिगर्स में वो नॉन करंट पे है, बट आप करंट फाइनेंशियल ईयर में मैनेजमेंट को लगा कि नहीं भाई ये तो हमने गलत किया था, नॉन करंट नहीं दिखाना चाहिए था, करंट दिखाना चाहिए था। तो क्या इसे करेक्शन ऑफ एरर बोला जाएगा? बिल्कुल बोला जाएगा सर, क्योंकि आपने गलती से क्या कर दिया था, रिक्लासिफिकेशन कर दिया था, क्लासिफिकेशन जो था वो गलत कर दिया था। तो एज पर रेलेवेंट provisions of Ind AS 8, the error the reclassification of non-current liability to current liability non-current liability to current liability must be considered as error, and such error occurred in comparative year, that is कौन सा फाइनेंशियल ईयर है, एक बार देख ले, फाइनेंशियल ईयर कौन सा है ये,
financial year 2021 shall be considered as prior period error. In present case, entity can reclassify its comparative financial statement by changing by changing the particular error from non-current to current. Therefore, in financial year 21-22, company shall present its comparative by rectifying the following error. Also, such error does not impact the opening opening balances of financial year 2021. Therefore, there is no need to prepare third balance sheet. There is no need to prepare third balance sheet. अच्छा एक सेकंड रुको, एक सेकंड, ये आंसर में क्या लिखा हुआ है? अप अप टू 31 मार्च 2021 तक वो नॉन करंट दिखा रहे थे ना, तो अप टू 31 मार्च मतलब उससे पहले भी तो वो गलत ही करते थे। तो ऑल्सो सच एरर, इधर इसे चेंज करो एक मिनट। ऑल्सो सच एरर presents in opening balances such error presents in opening balances, इसको काट दो, of financial year 2021. Therefore there is a need to prepare third balance sheet by the entity. मुझे लगा कि वो सिर्फ 31, वो सिर्फ उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर था। नहीं, मेरा थोड़ा इंटरप्रिटेशन एरर हो गया इधर। इंटरप्रिटेशन एरर में क्या हुआ सर कि वो कंपैरेटिव फिगर्स को भी इम्पैक्ट कर रहे, तो कंपैरेटिव्स में चेंज करना पड़ेगा आपको। करंट फाइनेंशियल ईयर में तो रिक्लासिफाई हो ही जाएगा, उसके अलावा ओपनिंग बैलेंसेस को भी इम्पैक्ट करता है, तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। तो यही आंसर भी बोलता है, क्या बोलता है इधर? ये आपका मेजरमेंट का एरर, मतलब रिकॉग्निशन का एरर है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट कंप्लाई विद इंड एस इफ दे मटेरियल एरर है, ठीक है। Prior period errors are corrected in the comparative information present in the financial statement for the subsequent year. In accordance with the above, the reclassification liabilities from non-current to current will be as a correction of as per Ind AS 8 according to the financial year
31 मतलब 21-22 में क्या करोगे, कंपैरेटिव को क्या कर देंगे, रीस्टेट। इसके अलावा अब ये मटेरियल चेंज था, थर्ड बैलेंस शीट अपन ने पढ़ा था ना एरर के अंदर की सर अगर मटेरियल हो तो आपको थर्ड बैलेंस शीट बनानी है, वरना नहीं बनानी, मतलब आपको मटेरियल एरर हो तभी आपको रीस्टेटमेंट करना चाहिए। थर्ड बैलेंस शीट एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर, मिनिमम कंपैरेटिव, ये थोड़ी टेक्निकल भाषा लिखी है, तुम्हें जो मैंने बोला है वही लिखना है, बट मैं सिर्फ पढ़ के बता रहा हूँ। इट मेक्स अ रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट ऑफ आइटम्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द रीस्टेटमेंट हैज अ मटेरियल इफेक्ट ऑन द इंफॉर्मेशन द बैलेंस शीट। भाई बहुत मटेरियल चीज है, अगर तुम लोग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि भाई आपने किसी अपनी करंट चीज को नॉन करंट बता दिया, तो आपके वर्किंग कैपिटल को कितना ज्यादा आपने इन्फ्लेट कर दिया है। अकॉर्डिंगली द कंपनी शुड प्रेजेंट third balance sheet at the preceding period the first April 2000 in addition to the comparative financial year 22 20 2020 21 की comparatives को change करना है 21 22 के अंदर आपको जब उसके comparatives बनाओगे तब, और दूसरा आपको opening balance sheet बनानी है just because it is a material impact उधर लिखा हुआ है, इधर ये क्वेश्चन हमेशा आपको बताएगा कि मटेरियल है कि नॉन मटेरियल, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये चीज बहुत हाईलाइटेड है, मटेरियल लाइबिलिटी, ठीक है, ये चीज बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है तुम्हारी मटेरियल लाइबिलिटी। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और एलडीआर में मेरे से भी एक इंटरप्रिटेशन एरर हो गया इधर कि अप टू बोला था, अप टू वो मैं पढ़ा नहीं ध्यान से, एलडीआर, ठीक है, 3 स्टार क्वेश्चन है मेरी तरफ से ये। एनटीटी ने क्या किया, नॉन करंट को करंट, सॉरी करंट को नॉन करंट दिखा दिया अप टू 31 मार्च 2021, तो उसकी वजह से उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन गलत हुआ, तो उसने क्या किया 21-22 में क्या करेगी, वो एरर को रेक्टिफाई करेगी, इसे एरर कंसिडर करके, और अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी क्या करेगी, रीस्टेट करेगी, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी क्या करेगी, रीस्टेट कर देगी। उसके अलावा रीस्टेटमेंट के अलावा और क्या होगा, रीस्टेटमेंट के अलावा ये होगा कि जो उसके ओपनिंग बैलेंस शीट है वो भी चेंज होगा, क्योंकि ये ओपनिंग आइटम्स को भी इम्पैक्ट करता है, एज इट इज अ मटेरियल इम्पैक्ट, दैट व्हाई वी आर क्रिएटिंग एन ओपनिंग बैलेंस शीट। अगर मटेरियल नहीं होता तो अपन उसकी ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाते, क्योंकि इंड एस 8 बोलता है अगर मटेरियल इम्पैक्ट हो तभी करना है। इसी के साथ तुम्हारे सारे के सारे जो इलस्ट्रेशन ऊपर दिए हैं मैंने वो सारे के सारे कवर हो जाते हैं। अब अपन जो पढ़ रहे हैं वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की तरफ पढ़ रहे हैं, उससे पहले मैं छोटा सा पॉज ले रहा हूँ। पॉज इस वजह से ले रहा हूँ क्योंकि मेरा गला सूख रहा है, पानी पीना है मेरे को, इस वजह से, ठीक है सर पानी पी लीजिए आप। तो अपन एक छोटा सा पॉज लेता हूँ, तुम कहीं मत जाना, मिलते हैं पॉज के बाद। वेलकम बैक। अब मेरा पॉज खत्म हो चुका है, मैंने 1 मिनट का पॉज लिया था पानी पीने के लिए, पानी पी के मेरे में ताकत आ चुकी है, तरोताज की, थोड़ी तबीयत डाउन है इस वजह से। अब तुम्हारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन चालू करते हैं, टोटल 5 क्वेश्चन है, और ये 5 क्वेश्चन के बाद में तुम्हारा पूरा ये पूरा पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखो इसमें भी कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हो गए जो मैंने जिसका एग्जाम्पल तुम्हें पहले ही दे चुका हूँ, तो तुम्हें बहुत ज्यादा, देखो मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा, तुम्हें इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ही ना हो आगे, ठीक है, मतलब तुम्हारे एग्जाम्पल्स भी मैं उसी तरीके से कंसिडर करता हूँ, जब तुम क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें सब कनेक्टेड फील लगेगा। एग्जाम्पल से ही कोई कमी नहीं रखेंगे, एग्जाम्पल्स लेते रहेंगे बार 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 बार, जब भी अपन इंडेक्स 16 पढ़ेंगे तब भी अपन को बहुत सारे एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे, कि अब से पूरे के पूरे प्रैक्टिकल तुम्हारे इंडेक्स चालू हो गए, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक कंटिन्यूसली द एग्जांपल्स, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में अगर आपके एग्जांपल्स कम होंगे तो आपको समझ में थोड़ा कम आएगा, और देखो क्वेश्चंस करते तो चीजें और हमेशा समझ में आती ही आती है। तो क्वेश्चंस अभी तुम कर रहे हो तो तुम्हें और चीजें क्लैरिफाई हो रही होगी, सारी चीजें जो अपन ने पढ़ी थी उसे किस तरीके से एप्लीकेशन हो रहा है उसका क्वेश्चंस के अंदर, वो तुम्हें सब कुछ क्लैरिफाई हो रहा होगा, ठीक है। तो अपन क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं सबसे पहले। ये तुम्हारे बैक क्वेश्चन है, ये आईसीआई मॉड्यूल के अंदर उसके बैक क्वेश्चन में थे, ठीक है, तो उसे भी मैंने ले लिया है सारे के सारों को। मैं सोच रहा था कि उनके पास्ट ईयर्स भी ले लूं, बट मेरे को लगा कि वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, उतना नहीं आ सकता, क्योंकि आज तक इससे कुछ भी नहीं पूछा है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि कुछ एकदम ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ जाए अचानक से, जब भी आएगा तो पहले एक बार तुम्हें थोड़ी सी छोटी गोली देगा, और फिर तुम्हारा कोई बम्बार्ड क्वेश्चन पूछ सकता है इंस्टीट्यूट, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, सबसे आंसर 1। बट देखो जब अपन इंडिया 16 करेंगे तो इंडिया 16 के अंदर तुम्हारे मॉड्यूल में भी क्वेश्चन है, तुम्हारे पीवाईक्यू में भी क्वेश्चन है, तुम्हारे एमक्यूपी में भी क्वेश्चन है, तुम्हारे वर्कबुक में भी क्वेश्चन है,
उसके अलावा तुम्हारे जो सीए इंस्टीट्यूट के हैं उसके भी कुछ क्वेश्चन लूंगा मैं उसके, तो तुम्हारा काफी अच्छा खासा कवरेज चलेगा, ठीक है, कोई भी चीज की दिक्कत नहीं होगी तुम्हें कभी भी। And as I told you earlier also, I am teaching CMA final for the first time. There might be sometimes I also do a mistake, nominal mistake हो सकती है, मेरा पहला बैच है, तो प्लीज उसे इग्नोर करना और ये मत समझना कि तुम्हें कुछ गलत पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 1 और देखते हैं क्या पूछ रहा है वो क्वेश्चन। A carpet retail outlet sells and fit carpets to the general public. एक कारपेट आउटलेट है, कारपेट कारपेट मैन्युफैक्चर करके सेल करता होगा और उसे फिट भी करके देता है, ठीक है। सर ये सब कुछ सुना सुना सा है, हाँ फर्नीचर फिटिंग वाला एक याद आ रहा है ना तुम्हें, हाँ उसी के रिलेटेड कुछ है, वैसा ही एकदम सेम टू सेम है, बस फर्नीचर की जगह यहाँ पे कारपेट हो गया। सेल करता है, फिट करता है। इट रिकॉग्नाइजेस रेवेन्यू व्हेन द कारपेट इज फिटेड। वो कारपेट रिटेल आउटलेट क्या करता है, जैसे ही वो अपना कारपेट को फिट कर लेता है, तब उसे क्या करता है, वो अपना रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेता है, which is on an average is 6 weeks after the purchase of the carpet। मतलब जब सामने वाले ने किसी पब्लिक ने, पब्लिक मतलब क्या बोलते हैं उसके कस्टमर ने, ठीक है, उसके कस्टमर ने क्या किया, कस्टमर ने परचेज किया, तो इस विच इज ऑन एवरेज 6 मंथ आफ्टर द परचेज ऑफ द कारपेट, परचेज करके गया कारपेट, तब उसने सेल कर दिया, सेल करने के बाद में 6 महीने 6 हफ्ते लगते हैं उसे कारपेट फिट करके देता है वो, और फिर वो अपना क्या करता है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करता है। It then decides to subcontract the fitting of carpets to self-employed fitter। तब उसे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, तो उसने क्या सोचा कि भाई मैं ये फिटिंग विटिंग का काम छोड़ रहा हूँ, किसी और को बोल दूंगा कि भाई वो तू फिट करके चले जाइयो, मैं हमेशा कोई भी चीज बेचूंगा, अब कारपेट बेचूंगा, तो कारपेट तो मैं सेल कर दूंगा, बट बोल दूंगा भाई ये जो फिटिंग है ना, ये कोई एक्स वाई जी आएगा और वो करके चले जाएगा, मतलब मेरा फिटिंग का अब झमेला खत्म हो चुका है, फिटिंग इज नॉट माई बिजनेस राइट नाउ, पहले मेरा फिटिंग करना भी बिजनेस था। इट नाउ रिकॉग्नाइजेस रेवेन्यू एट द पॉइंट ऑफ सेल ऑफ द कारपेट। तो अब वो क्या कर रहा है, जैसे कारपेट बेचा तो उसकी सारी जिम्मेदारी खत्म, उसका जो फिटिंग वाला काम था वो तो करता ही नहीं है वो, तो उसकी सारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, उसने क्या कर लिया, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया। Whether this change in the recognizing a revenue is a change in accounting policy as per India said, no, it is not a change in accounting policy, क्योंकि क्या था, new transaction exists which previous new transaction which previously not existed। ये अपन ने एक्सेप्शंस टू एक्सेप्शनल कंडीशंस पढ़ी थी, सब सब सब्सटेंस चेंज हो गया या नया ट्रांजैक्शन आया जो प्रीवियसली नहीं था, तो यहाँ पे क्या हुआ, न्यू ट्रांजैक्शन आया। पहले मेरा जो बिजनेस था वो क्या था, कारपेट को सेल करके प्लस फिट करके देना, बट अब फिटिंग वाला जो बिजनेस है वो मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, सिर्फ कारपेट सेल करता हूँ और तभी के तभी तुरंत तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेता हूँ, पहले फिट करने पे करता था, अब सेल करने पे कर लेता हूँ। नाउ इट इज एन ऑल्दो अ न्यू ट्रांजेक्शन, therefore as per Ind AS 8, if a new transaction comes which previously not exist and due to which a new accounting policy is being adopted, then such type of adoption of accounting policy is not considered as a change in accounting policy, rather it is considered as a first time adoption of accounting policy। So in the present scenario, entity the change in accounting the particular change is not regarded as a change in accounting policy by the entity। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर होना चाहिए, तो लिख लेते हैं चलो। As per Ind AS 8, as per Ind AS 8, if new transactions occur which previously not existed and due to which new policy is being adopted then such change is not considered as change in accounting policy।
therefore change in revenue recognition by the entity from change in revenue recognition by the entity due to new transaction is not considered is not considered एक second is not considered as change in accounting policy फुल स्टॉप ठीक है यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाता है खत्म पढ़ भी लेते हैं आंसर क्या बोल रहा है दिस इज नॉट अ चेंज इन क्या बोल रहा है आंसर एक सेकेंड this is not a change in accounting policy as a carpet retailer has changed the way that the carpet are treated. Therefore, there would be not be any need to retrospective change. अगर पूछा हुआ कि इसका retrospective application होता तो बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि change in accounting policy नहीं है तो retrospective change की तो बात ही नहीं उठती है तो retrospective change की कोई जरूरत नहीं है तुम इसे एज LDR क्वेश्चन ट्रीट कर सकते हो इट इज नॉट एन LDR मतलब इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है बट स्टिल यू कैन ट्रीट इट एज LDR क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारी एग्जाम के अंदर हाई प्रोबेबिलिटी बन सकती है ऐसा टाइप की क्वेश्चंस की अब देखो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ठीक है अगर तुमने इंडेक्स के बारे में लिखना है इसमें कोई तुम्हें कोई केस नहीं पूछ रहा अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस एन एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट अ थर्ड बैलेंस शीट एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड कब उसे थर्ड बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी एंटिटी को थर्ड बैलेंस शीट कब बनानी पड़ती है थर्ड बैलेंस शीट तब बनानी पड़ती है सर जब हमारा अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज रेट्रोस्पेक्टिव चेंज है और वो रेट्रोस्पेक्टिव चेंज एक सेकेंड थोड़ा सा थर्ड बैलेंस शीट कब बनानी पड़ती है सर अगर हमारा थर्ड बैलेंस शीट हमें तब बनानी पड़ती है सर जो हमारा चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है या हमारा जो एरर अगर हुआ है वो जो चेंज है वो हमारे पीरियड प्रायर टू द कंपैरेटिव फिगर्स को अगर अफेक्ट कर रहा है और वो जो अफेक्ट है वो जो इम्पैक्ट है वो अगर मटेरियल इम्पैक्ट है तो हमें थर्ड बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी ठीक है it if it applies an accounting makes the retro items in the financial statements or reclassify its financial statements and the retrospective application retrospective restatement or reclassification has a material effect on the information in the balance sheet at the beginning of the period basically अगर मैं बोलूं if due to correction of if sorry थोड़ा और इजी लैंग्वेज में लिख लेते हैं इसको if change impacts materially prior the comparative year either by reclassification restatement then third balance sheet third balance sheet is required क्या बोल रहे हैं कि अगर आपका जो भी इम्पैक्ट है किसी एरर की वजह से किसी अकाउंटिंग पॉलिसी की वजह से तुम्हें पता है एस्टिमेट तो हमेशा प्रोस्पेक्टिवली होते हैं सिर्फ अकाउंटिंग पॉलिसी एक ऐसी सिनेरियो है अकाउंटिंग पॉलिसी तुमने गलती से गलत अप्लाई कर दिया एरर कर दिया कुछ एरर ही एक ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे तुम्हें
थर्ड बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होता है। तो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन चाहे तुम्हारा रिक्लासिफिकेशन हो, री स्टेटमेंट हो, कुछ भी हो, अगर वो तुम्हारा मटेरियली इम्पैक्ट कर रहा है तो तुम्हें थर्ड बैलेंस शीट बतानी है। अगर प्रायर पीरियड जो प्रायर टू द कंपैरेटिव फिगर्स, तो कंपैरेटिव ईयर से अगर वो मटेरियल इम्पैक्ट कर रहा है तो आपको थर्ड बैलेंस शीट बनानी है, वरना नहीं बनानी है। ये क्वेश्चन सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है? इससे पहले से ही एलडीआर मार्क कर लो। अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। उससे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। Is change in the depreciation method for an item of a PPE a change in accounting policy और an estimate? अपन ने पढ़ा था दो इंपॉर्टेंट नोट जो लास्ट में लिखवाए थे मैंने तुम्हें चैप्टर, जब मैं तुम्हें पार्ट 2 चालू किया था तब तुम्हें मैंने दो इंपॉर्टेंट नोट लिखवाए थे। क्या दो इंपॉर्टेंट नोट थे सर? एक तो रिक्लासिफिकेशन वाला, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 इन्वेंटरी से एक दिया था। दूसरा मैंने बताया था कि अगर आप डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज करते हो तो डेप्रिसिएशन का मेथड जब भी चेंज होगा, रेदर इट इज अ चेंज, मतलब डेप्रिसिएशन का मेथड जब आपने अडॉप्ट किया था इट इज एन अकाउंटिंग पॉलिसी, बट डेप्रिसिएशन का जब मेथड अगर आप चेंज करते हो फ्यूचर ईयर्स में तो उसे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं माना जाएगा, उसे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट माना जाएगा। और उसका जो एप्लीकेशन है वो तुम्हें कैसे करना है? प्रोस्पेक्टिवली। तो हियर इसका आंसर भी मैं तुम्हें इधर ही बताता हूँ। एज पर, इसको थोड़ा सा पतला करते हैं। एज पर इंडेस 8 change in depreciation method is considered as change in accounting policy, is considered as change in accounting estimate, sorry, change in accounting estimate and not in change in accounting policy. Change in accounting policy and such change, अब ये change in accounting policy है ही नहीं, change in accounting estimate, तो accounting estimate का change कैसे? such change must be applied prospectively। बस खत्म, इतना तुम्हें लिख के आना है। डेप्रिसिएशन क्या होता है एज पर इंडेक्स, ये तुम्हें इंडेक्स 16 जब पढ़ोगे तुम तब तुम्हें। determination of a depreciation method involves an estimate, thus depreciation method is not a matter of accounting policy। भले तुम्हें बताता है इंडेक्स 16 की कौन सा डेप्रिसिएशन मेथड तुम ले सकते हो, बट किसी भी डेप्रिसिएशन मेथड को सिलेक्ट करके उसे अब चेंज करना, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, इट इज एन एस्टिमेट। इट इज डिपेंडेंट ऑन द पैटर्न ऑफ यूज ऑफ अ पीपी। तो उसका जो भी चेंज होगा वो तुम्हें कैसे अप्लाई करना है? प्रोस्पेक्टिवली, ठीक है, एज पर इंड एस 8। तुम्हें इधर का कोई आंसर नहीं लिखना, ये जो मैंने साइड में लिखवाया है ना वो तुम्हें ये जो लिखना है, ठीक है, पूरा का पूरा। बुकिश वाला नहीं लिखना तुम्हें, थोड़ा बुक में एकदम थोड़ा टेक्निकल हो जाती है चीजें सारी। क्वेश्चन नंबर 5। ऑलमोस्ट अपन की 1 1 hour 15 minutes की रिकॉर्डिंग हो चुकी है और अब मैं बताना चाहता हूँ कि ये चैप्टर लगभग अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। दो क्वेश्चन और करने, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3, और अपना ये पूरा का पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें अमाउंट्स इन्वॉल्व है, बट उसके अलावा उसमें ऐसे सारे कंसेप्ट भी इन्वॉल्व है जो अदर इंडेक्स में भी कवर्ड है, ठीक है। तो अदर इंडेक्स वाली जो बातें ना वो मैं उधर डिस्कस नहीं करूंगा, बट जो रेलेवेंट डिस्कशन होना चाहिए उस क्वेश्चन के रिलेटेड वो हम कर लेंगे। उसके अलावा जो एक इलस्ट्रेशन 3 छोड़ा और क्वेश्चन नंबर 3 जो इसका है वो उसका पूरा डिस्कशन तब होगा जब अपन वो पर्टिकुलर इंडेक्स पढ़ लेंगे। देखो इंडेक्स आर इंटरकनेक्टेड, तो जरूरी नहीं है कि हर एक इंडेक्स के अंदर कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे आ सकते हो जो तुम्हें तुरंत ही समझ में आ जाए। वंस यू स्टडीड ऑल इंडेक्स ना तो तुम्हें सब समझ में अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रेस मत लेना कि हमें कैसे समझ आएगा, क्या समझ आएगा, बाद में हमें समझ में आएगा कि नहीं आएगा, तो वो सारी स्ट्रेस लेने की जरूरत तुम्हें बिल्कुल भी नहीं है। एन एंटिटी
चार्ज ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस एज अ फाइनेंस कॉस्ट। एक एंटिटी है जिसने अपने कुछ एक्सपेंसेस को किस तरीके से ट्रीट कर लिया है एज अ फाइनेंस कॉस्ट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, मतलब सिर्फ 31 मार्च मतलब फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में उसने अपने कुछ एक्सपेंसेस को फाइनेंस कॉस्ट ट्रीट कर लिया है। while preparing financial statements for the year ended 31 मार्च, मतलब फाइनेंशियल ईयर 21-22 के जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है, मैनेजमेंट ने डिस्कवर किया कि ये एक्सपेंस तो भाई अदर एक्सपेंसेस होने चाहिए, फाइनेंस कॉस्ट नहीं होने चाहिए। The error occurred because the management inadvertently misinterpreted certain facts. Misinterpretation of facts, अपन ने पढ़ा है कि ये तो एरर है, आपने किसी चीज को गलत तरीके से मिस इंटरप्रेट कर दिया, ओमिट कर दिया ड्यू टू नॉट हैविंग ऑफ रिलायबल इंफॉर्मेशन या मिस यूज ऑफ रिलायबल इंफॉर्मेशन, देन इट इज कंसिडर्ड एज एन एरर। ये तो एरर हो गया। The entity intends to restate the comparative for the prior period presented in which the error occurred। जो मतलब फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में जो उन्होंने गलती से उसे क्या ट्रीट कर लिया था, फाइनेंस कॉस्ट इंस्टेड ऑफ अदर एक्सपेंसेस, उसको वो क्या करना चाहती है, रीस्टेट करना चाहती है। मतलब अपने पीएनएल के अंदर जहां पे उसने उसे फाइनेंस कॉस्ट में दिखाया हुआ था 20 रुपया, सपोज करो फाइनेंस कॉस्ट के अंदर, उसको उधर से 20 रुपए हटा के अदर एक्सपेंसेस को 20 रुपए से क्या करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है। मतलब यहाँ पे 20 बढ़ेंगे, यहाँ पे 20 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यही होगा। Would this reclassification of expenses from finance cost to other expenses, the comparative amounts will be considered as a correction of error? हाँ बिल्कुल माना जाएगा इसे correction of error। भाई आपने क्या किया था, गलती की थी, मिस इंटरप्रेट कर लिया था किसी फैक्ट को, मिस इंटरप्रेट कर ली थी किसी इन्फॉर्मेशन को, या तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो तुमने क्या किया, उसे कैसे ट्रीट किया, एज अ फाइनेंस कॉस्ट ट्रीट कर लिया, नॉट एज अ अदर एक्सपेंसेस। नाउ यू हैव गॉट इन्फॉर्मेशन इन फाइनेंशियल ईयर 21-22 की भाई ये तो अदर एक्सपेंसेस होना चाहिए था, फाइनेंस कॉस्ट नहीं होना चाहिए था। तो फाइनेंस कॉस्ट से अब तुम क्या करोगे, कंपैरेटिव फिगर्स को हटा के अपने फाइनेंशियल, जब तुम प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे तो उसमें फाइनेंशियल ईयर 21-22 भी होगा, ठीक है, और फाइनेंशियल ईयर 2020-21 भी होगा। तो तुम इधर फाइनेंस कॉस्ट को, इधर का फाइनेंस कॉस्ट तो जो भी होगा वो होगा, अदर एक्सपेंसेस जो भी होगा सही होगा वो तुमने कर दिया होगा। इधर का फाइनेंस कॉस्ट सपोज करो 20 रुपए तुमने गलती की थी, तो 20 रुपए का गलती तुम यहाँ से कम कर दोगे और अदर एक्सपेंसेस में 20 रुपए क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे। तुम्हारे का प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आएगा नहीं, क्या तुम्हारे बैलेंस शीट पे कुछ इसका इम्पैक्ट जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम्हारा पीएनएल क्या रहा, अनचेंज था। 20 रुपए को तुमने सिर्फ ऊपर नीचे किया है। क्या ये करेक्शन ऑफ एरर माना जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा करेक्शन ऑफ एरर। इसी टाइप का क्वेश्चन अपन अभी ऊपर कर चुके हैं, बट उसमें क्या था, अप टू उसने लाइबिलिटीज को गलत तरीके से ट्रीट करते हुए आ रही थी, यहाँ पे तो एक्सपेंस में गलती हुई है, तो एक्सपेंस में रिक्लासिफिकेशन की एरर हुई है, तो इसकी वजह से कोई भी बैलेंस शीट का आइटम तो इम्पैक्ट हुआ ही नहीं ना। वुड द एंटिटी नीड टू प्रिपेयर अ थर्ड बैलेंस शीट, बिल्कुल भी नहीं प्रिपेयर करनी पड़ेगी थर्ड बैलेंस शीट, क्योंकि भाई जो भी गलतियां है वो तो कंपैरेटिव फिगर्स के अंदर है, ठीक है, और इट इज नॉट दैट मच मटेरियल आल्सो, इसकी वजह से कोई पीएनएल के ऊपर इंपैक्ट भी नहीं गया है, तो दैट इज व्हाई इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ थर्ड बैलेंस शीट, क्योंकि भाई कंपैरेटिव फिगर्स तक ही तो एरर है, उसी में तो तुमने गलती की है, तुम उसे चेंज करो और आगे बढ़ो जिंदगी में। तो मैंने तुम्हें पूरा आंसर भी बता दिया है साथ में डिस्कस करते हुए, एक बार अपन पढ़ लेते हैं और फिर इसका आंसर लिख लेते हैं, ठीक है। एज पर पैराग्राफ इंडेक्स 8, एरर का मतलब क्या होता है, रिकॉग्निशन मेजरमेंट, कोई भी तुम्हारा डिस्क्लोजर प्रेजेंटेशन करने में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट कंप्लाई विद द इंडेक्स, ठीक है, मटेरियल एरर, इमटेरियल एरर कुछ भी हो सकते हैं, ये पूरी ज्ञानबाजी लिखी हुई है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस यहाँ से तुम्हारा मेन है, ठीक है, यहाँ इसको छोड़ो तो। The classification of expenses from finance cost to other expenses will be considered as a correction of error as per Ind AS 8। Ind AS 8 के अकॉर्डिंग सबसे पहले तुम्हें आंसर में फ्रेम करना है, तुम्हें Ind AS 8 के अकॉर्डिंग एरर क्या होते हैं वो बता देना, फिर उसके बाद में तुम रिक्लासिफिकेशन करोगे तो उसे करेक्शन माना जाएगा। Accordingly, in the financial statements for the year, the comparative amounts of the financial year would be restated to reflect the correct classification। मतलब तुम क्या करोगे भाई, तुम्हारे पीएनएल में तुम्हारा पीएनएल जो होगा वो 2021-22 वाला, और बाजू में तुम्हारा 2020-21 भी होगा, तो उसमें क्या कर दोगे तुम, फाइनेंस कॉस्ट को 20 से कम कर दिया और अदर एक्सपेंसेस को 20 से बढ़ा दिया, जो तुमने गलतियां की थी उसको तुम कर दोगे। थर्ड बैलेंस शीट तब बनानी पड़ती है जब उसका जो इम्पैक्ट है वो मटेरियल इम्पैक्ट हो, ठीक है,
और वो तुम्हारे किसी भी ओपनिंग बैलेंस शीट के आइटम को इम्पैक्ट कर रहा होगा, तब तुम्हें बनानी पड़ेगी, ठीक है। इन द गिवन द रेट्रोस इन द गिवन केस, यहाँ से तुम्हें ये वाला पॉइंट नहीं लिखना तुम्हें फिर से, ठीक है। In the given case, the retrospective restatement of relevant items in the statement of P&L has no effect on the information in the balance sheet at the beginning of the preceding period. Therefore, there is a no need to prepare third balance sheet. तो कैसे लिखोगे इसका आंसर सर, कैसे लिखेंगे? आंसर 5 कैसे लिखेंगे सर? सबसे पहले बता देंगे डेफिनेशन ऑफ एरर एज पर इंडेक्स 8, ठीक है। ये तुम्हें बता देनी है, ये तुम्हें जो मैंने नोट से कहते हैं फ्रॉम नोट्स ये तुम लिख देना, ठीक है। फिर यहाँ पे वैसे मेन आता है, एज पर इंडेक्स 8 reclassification of expenses from finance cost to other expenses shall be considered as correction of error। फिर सेकंड क्वेश्चन, क्या थर्ड बैलेंस शीट बनानी है? बिल्कुल भी नहीं। इन द गिवन केस such reclassification such error sorry such error such error do not impact the opening balances of financial year 2020-21, that is as on 1st April 2020। Therefore, there is no need to prepare थर्ड बैलेंस शीट, या तो बोलो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की कोई भी जरूरत नहीं। इस तरीके से तुम्हारा ये पूरा पूरा आंसर क्या होता है, खत्म। अब अपना लास्ट क्वेश्चन पे अपन चल रहे हैं, ये चैप्टर अपनी अंतिम सांसों पे है और अपन लास्ट क्वेश्चन पे अपना चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन को मैं अभी करवा तो देता हूँ तुम्हें, बट मैं इसमें सिर्फ तुम्हें अभी प्रोविजंस के अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ। इसमें क्या अमाउंट्स के चेंजेस हो रहे हैं वो सब तुम्हें नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इसमें डेफर्ड टैक्स की बात है, ठीक है। डेफर्ड टैक्स इस तरीके से कैलकुलेट हुआ, इसमें पीपीई को लेके भी बात है। तो वो सारी चीजें मेरे को लगता है कि अगर तुम्हें डेफर्ड टैक्स नहीं पता है क्या होता है, तुम्हें अगर पीपीई के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो तुम्हें इसको करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो मेरा ये कंसिडरेशन है, ठीक है। कि बाकी तुम कमेंट में मेरे को लिख के बता देना, वरना मैं इसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर ही लूंगा इस चीज को, कि क्वेश्चन नंबर 3 एंड इलस्ट्रेशन 3 जब रेस्पेक्टिव इंडेक्स हो जाएंगे ना, तब अपन कर लेंगे। उसके अलावा अपन के सारे 11 क्वेश्चंस हो चुके हैं, और अपन इसको, देखो मुझे करवाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट वो मैं करवाने के लिए करवा तो दूंगा, पर तुम्हें ऐसा लगेगा कि हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया, क्योंकि हमें ना इंडेक्स 21 के बारे में बताए, तो इलस्ट्रेशन 3 भी नहीं कर पा रहे। उसके अलावा तुम्हें ना डेफर्ड टैक्स के बारे में बताया, इंडेक्स 12 के बारे में, तो तुम ये भी नहीं कर पा रहे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई तुम अपना पहले इंडेक्स 21 कर लो, तुम इंडेक्स 12 कर लो, इंडेक्स 16 कर लो, और तुम क्वेश्चन नंबर 3 और इलस्ट्रेशन 3 करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 3
क्वेश्चन नंबर 3 एंड इलस्ट्रेशन 3 अपन क्या रखते हैं, पेंडिंग। और इसकी तरफ कब आएंगे, शैल बी डन, शैल बी टेकअप आफ्टर इंडेस 16, 12, 21। ये 3 इंडेक्स जब अपने हो जाएंगे तब अपन इन दोनों क्वेश्चंस को भी ले लेंगे। और इसी के साथ में अपना पूरा पूरा ये सारे क्वेश्चंस के खत्म हो जाएंगे। अगर किसी भी पॉइंट में मुझे लगता है कि भाई इंस्टीट्यूट इससे क्वेश्चन और पूछ सकती है, तो मैं क्या करूंगा, जो सीए इंस्टीट्यूट के पास ईयर क्वेश्चन पेपर्स है उसको भी, पास्ट ईयर क्वेश्चन है उनको भी कवर करवा दूंगा और अपना ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरे को लगता है तो। मेरे को बेसिकली इट इज एन इंडेक्स विच इज अ वेरी स्मॉल इंडेक्स, थियोरेटिकल इंडेक्स है, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रैक्टिकल इंडेक्स है। इंस्टीट्यूट इससे उतना ज्यादा कभी भी पूछ नहीं सकती क्योंकि उसके लिए पॉसिबल भी नहीं है इतना ज्यादा इस एक पर्टिकुलर इंडेक्स से पूछना। तो ये इंडेक्स को अगर मैं स्टार मार्क दूं कि सर ये कितना इंपॉर्टेंट है, तो इट इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम टू योर, तुम्हारे एबीसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो ये कैटेगरी सी में जाता है तुम्हारा फिलहाल, एज पर योर इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन पैटर्न्स जो है उसके बेसिस पे ये कैटेगरी सी चैप्टर हो गया तुम्हारा एक तरीके से। ठीक है, तो अपन ने पूरा पूरा चैप्टर तो कर लिया है। ये चैप्टर समझना बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती है, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें अपन आगे भी बोलेंगे करेंगे। तो वो सारी चीजें अगर तुम्हें समझ में नहीं आती तो तुम किस तरीके से अडॉप्ट करते आगे इंडेक्स के अंदर। और इंडेक्स कुछ कुछ जैसे इंडेक्स 21 तुम्हारा फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन के ऊपर है, तो वो इधर उसका इलस्ट्रेशन 3 दिया हुआ एक, तो वो अपन अभी टेकअप नहीं कर सकते क्योंकि तुमने फॉरेन करेंसी क्या होती है, फंक्शनल करेंसी क्या होती है, ठीक है, वो तुमने नहीं समझा अभी तक। उसके अलावा तुम्हारे डेफर्ड टैक्स की बातें की गई है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। तुम्हारे पीपी को पूरा डिटेल में लिया गया, पीपी के रिलेटेड कैसे तुम्हारी डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन किया हुआ है। डेप्रिसिएशन तुम्हें नो डाउट, तुम्हें डेप्रिसिएशन के बारे में पता है, तुम्हें नेट वैल्यू निकालना आता है, सब कुछ निकालना आता है, बट स्टिल स्टिल आई एम थिंकिंग कि तुम्हें कुछ नहीं पता है ना। तो फिर उसके अकॉर्डिंग मैं लेके चलूंगा। तुमने जितना कॉर्पोरेट अकाउंट्स के अंदर पढ़ा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर पढ़ा है, तुम्हें थोड़ा बहुत नॉलेज तो होगा, ऑफ कोर्स होगा, बट स्टिल मुझे लगता है कि उसमें डेफर्ड टैक्स की बातें हैं। डेफर्ड टैक्स इज समथिंग तुमने जो कहीं पे भी नहीं पढ़ा है, तो उसके लिए इंडेक्स 12 समझना काफी ज्यादा जरूरी है। तो ये जो दो क्वेश्चन है वो अपन उसके बाद में टेकअप कर लेंगे। उसके अलावा अपना इस चैप्टर के अंदर अब कुछ भी नहीं बचा है, सारी की सारी बातें हो गई। हाँ, एक को अपन ने क्वेश्चन देखा था वो याद रखना, जिसमें अपन ने एक नया कंसेप्ट देखा था जो अपन ने कंसेप्ट के टाइम में नहीं पढ़ा था। क्या पढ़ा था सर उस पर अपन ने, अगर कोई नया इंडेक्स आने वाला है वो अभी इशू हो चुका है, इफेक्टिव नहीं हुआ, इशू हुआ है मतलब आएगा ही आएगा, कब से लगेगा हमारे बिजनेस के अंदर हमें वो नहीं पता। तो अगर उस बिजनेस हमारे हमने अगर उसे अडॉप्ट कर लिया तो हम बता देंगे हमने क्या अडॉप्ट किया है। बट अगर हमने उसे अडॉप्ट नहीं किया तो क्या उसका इम्पैक्ट हो सकता है अपने बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, वो और किस तरीके से वो अपने बिजनेस के अंदर अडॉप्ट होगा, वो उसकी इन्फॉर्मेशन हम डिस्क्लोज कर देंगे इन नोट्स टू अकाउंट्स। तो इसी के साथ अपना पूरा का पूरा ये चैप्टर हो जाता है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अब अपन का जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा इंडेक्स 16। इंडेक्स 16 की तरफ अपन आगे बढ़ेंगे और अपने सब्जेक्ट को टेकअप करते हुए चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अगर तक नहीं देखा है तो बिल्कुल देख लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो सीएफआर सब्जेक्ट में थोड़ी डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं। उसके अलावा जिन्होंने भी एग्जाम दे चुकी है जून 26 की और उनको लगता है कि भाई सीएफआर में हमारी थोड़ी ऊपर नीचे गया है पेपर, तो तुम्हें अभी से थोड़ा पढ़ना चालू कर देना चाहिए। अगर तुम पास हो जाते हो तो वेल एंड गुड है, तुमने पढ़ लिया तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर तुमने नहीं तुमने अगर तुम्हारा रिजल्ट इफ माइट भी अगर थोड़ा क्या बोलते हैं नेगेटिव आ जाता है, क्योंकि होना नहीं चाहिए, बट अगर नेगेटिव आ जाता है तो तुम अगर पहले से थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए चलोगे तो तुम्हें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। ऑल आर रेगुलर क्लासेस, कोई मैं रिविजन नहीं करवा रहा हूँ या फिर ना कोई फास्ट ट्रैक चला रहा हूँ। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, तुम्हारे रेगुलर क्लासेस है, तो तुम इसे पूरी अच्छे तरीके से देख सकते हो। क्वेश्चन पूरी तरीके से करवाए जा रहे हैं। और मुझे जहाँ पे लगता है, तो अगर मुझे किसी भी चैप्टर में बाद में लगेगा कि भाई इसमें और क्वेश्चन करवा देने चाहिए, तो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके कोई ना कोई एक वीडियो ले आऊंगा और उस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन और करवा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।